हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला, डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ द आदर्श एजुकेशन सेंटर सत्यनिकेतन साउथ कैंपस ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी नियर दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन। बच्चों, ये कोचिंग सेंटर 2001 से हम चला रहे हैं। हमारे पास पूरी टीम है, डिफरेंट सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। कई कॉलेज के बच्चे काफ़ी दिनों से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज ले रहे हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर द थर्ड सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ। पहले आप जान जाइए, आपके सिलेबस में 3 यूनिट हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर थर्ड सेमेस्टर DU दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इस पेपर को मैं बहुत ही बढ़िया करवाता हूँ। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जितने भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के पेपर हैं, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स, सारे पेपर मैं बढ़िया करवाता हूँ। अभी तक मैं अपना ऑनलाइन प्रमोशन नहीं कर रहा था। 2001 से ये सेंटर चल रहा है। हमारे वीडियो लेक्चर हमारे चैनल में पड़े हुए हैं। अभी हम 1-1.5 महीने से अपने वीडियो लेक्चर डालना शुरू किए हैं। आप हमारा डेमो के लिए वीडियो देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, 4 बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो हमें कॉल करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेल करें। फ्री डेमो क्लासेस हमारे सेंटर में आके लें। 2 डेमो क्लासेस फ्री हैं सभी बच्चों के लिए। ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं। हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन ज्वाइन करें या तो ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड पर। आप वीडियो देखकर देखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आपको समझा रहा हूँ। आपका जो सिलेबस है इसमें 3 यूनिट लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है ऑप्टिमाइजेशन। आप लोग अपना बुक उठा लीजिए, देख लीजिएगा। पहला लिखा है मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन विथ कांस्टेंट। मल्टीवेरिएट का मतलब है जितने भी फंक्शन पढ़ने हैं, मोर देन 2 एंड मोर देन 2 वेरिएबल पढ़ने हैं। तो यहाँ लिख देना है मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन। यूनिट फर्स्ट में क्या लिखा है? मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन विथ कांस्टेंट। अब बच्चे यही भी नहीं, ये समझते ही नहीं है तो डर जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर फंक्शन आएगा ऑफ 2 एंड मोर देन 2 वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ 2 एंड मोर देन 2 वेरिएबल्स। जैसे कि आप इसको ये लिख देंगे कि फंक्शन ऑफ XY या फंक्शन ऑफ XYZ या फंक्शन ऑफ X1 X2 एंड अप टू so on XN। ये है मल्टीवेरिएट का मतलब। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है बच्चों कि या तो आप यहाँ मैक्सिमा निकालेंगे या तो मिनिमा निकालेंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर दोनों ही आते हैं। यदि कॉस्ट फंक्शन होगा तो हम मिनिमाइज करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन होगा तो मैक्सिमाइज करेंगे, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेंगे, लेकिन कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करते हैं। तो ये तो पहले मल्टीवेरिएट का मतलब वो लिखा है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये लिखा है। अब विद कांस्टेंट का मतलब जानिए क्या होता है। विद कांस्टेंट का मतलब जानिए, जैसे आपको बोला गया कि एक बाटल के अंदर मैक्सिमम जो है पानी डालना है, तो उसका कांस्टेंट लग गया कि बाटल के अंदर ही डालना है। यदि बाटल 1 लीटर का है तो उसके अंदर वाटर 1 ही लीटर जाएगा। तो कांस्टेंट लिख देता है कि मतलब हमें रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। कांस्टेंट में लगा दिया कि हमारी जो क्या नाम से लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए उसको मैक्सिमाइज करना है। जैसे सपोज करिए किसी बंदे के पास में
ऐसा है कि वो अपने स्टोर के अंदर इतने शर्ट और इतने पैंट रख सकता है और उनको वो सेल कर रहा है। तो कांस्टेंट ये लग गया कि उसके जो स्टोर का लिमिटेशन है कि इसी स्टोर के अंदर ही तो रखेगा और उसी स्टोर के अंदर रख करके, उसी शोरूम के अंदर रख करके अपने प्रॉफिट या रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेगा। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि अपने प्रोडक्शन को करना है, प्रोडक्शन को करते हुए हमें रॉ मटेरियल मंगवाने हैं, कुछ इलाहाबाद से, कुछ गुवाहाटी से, कुछ पटना से दिल्ली ले आना है। तो कौन से रास्ते से लेकर आएँ कि कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो जाए, उनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। मतलब अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है कुछ कंडीशंस के अंदर, तो वो कांस्टेंट कहलाते हैं। तो बच्चों मैंने समझाया मल्टीवेरिएट का मतलब फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, विथ कांस्टेंट का मतलब कुछ कंडीशंस के अंदर। इसके बाद देखिए जो दूसरा चैप्टर आ रहा, दूसरी यूनिट आ रही है, तो उस दूसरी यूनिट में क्या करना है वो भी मैं समझा रहा हूँ। दूसरी यूनिट के अंदर आपके लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, तो दूसरी यूनिट में लिखा है LPP, लीनियर यूनिट 2। यहाँ लिखेंगे हम लोग यूनिट 2, ये यूनिट 2 है, इसमें लिखा LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब ही नहीं समझ पाते बच्चे, उसको सॉल्व कहाँ से करें। अरे जब AX = B होता है तो आपने 11th-12th में सॉल्व कर दिया था बाई मैट्रिक्स मेथड से, X = A इनवर्स B करके, या डिटर्मिनेंट मेथड लगाकर क्रैमर रूल से इनको सॉल्व किया जा सकता है AX = B। लेकिन कब सॉल्व कर पाएंगे AX = B को, जब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, A इज n/n मैट्रिक्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी इसका इन्वर्स निकलेगा। इसके अलावा इन्वर्टिबल होना चाहिए, मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉट 0 होगा, तभी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके भी इसको सॉल्व कर देते थे। जब A स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो बाई रैंक मेथड से एक्लान फॉर्म और रो रिड्यूस एक्लान फॉर्म लगा करके इसको सॉल्व करते हैं जब ये फेल हो जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा। यदि पढ़ लिया होगा तो, मैं कोई गारंटेड नहीं कह रहा हूँ कि आपने पढ़ ही लिया होगा। यदि पढ़ लिया आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, आप जानते हैं गाउस एलिमिनेशन मेथड, गाउस जॉर्डन मेथड जानते हैं, एक्लान फॉर्म और रो रिड्यूस एक्लान फॉर्म जानते हैं, तो X = B को सॉल्व कर लेंगे रादर देन A इज स्क्वायर मैट्रिक्स। A स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 3/4 का है, 3/5 का है, तब भी हम इसको बाई एक्लान फॉर्म से सॉल्व कर लेते हैं। अब यदि समझ लीजिए कि वो भी फेल हुआ, अब वो भी नहीं है, मतलब यहाँ पर इसको सॉल्व करना इक्वलिटी हाई नहीं है। अब यदि आपके सामने AX इज लेस आर इक्वल टू B आ गया या AX इज ग्रेटर आर इक्वल टू B आ गया, तो सारे मेथड जो पिछले पढ़े हुए हैं फेल हो जाते हैं और उस स्थिति में हमें यूज करना पड़ता है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को यूज करना पड़ता है। यहाँ दो मेथड होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है जो बच्चे स्कूल में सिलेबस में इंक्लूड होता है, वहाँ पढ़ लेते हैं, कहने के लिए पढ़ भी लेते हैं, नहीं भी पढ़ लेते हैं। यहाँ आपको ग्रेजुएशन लेवल पर सिंप्लेक्स मेथड पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत ही बढ़िया पढ़ाऊँगा। अभी तक इकोनॉमिक्स ऑनर्स में LPP का यूज नहीं होता था, LPP का यूज मैथमेटिक्स ऑनर्स में हो रहा था, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में हो रहा था, साथ ही साथ ये BCom ऑनर्स में शुरुआत से ही LPP था, सिंप्लेक्स मेथड। पहली बार ये सिंप्लेक्स मेथड इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले 3rd सेमेस्टर के सिलेबस में आया है। इसको बहुत ही बढ़िया पढ़ाऊँगा। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने कभी LPP पढ़ा ही नहीं है या 1-2 चैप्टर पढ़ करके रट रटा कर आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको LPP को इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं अपने MSc मैथमेटिक्स में LPP ऑपरेशन रिसर्च को ऑप्ट किया था, मेरा ऑप्शनल पेपर था। इसके अलावा आज
23 ईयर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स ऑनर्स के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जहाँ LPP उनका एक 3rd ईयर में पेपर होता है। स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनका भी ऑपरेशन रिसर्च एक पेपर होता है, इसलिए आपको इसको पढ़ने में मेरे से बहुत ही आनंद आएगा। इसको भी पढ़ाऊँगा। तीसरा यूनिट बच्चों जो है आपका इंटीग्रेशन है। ये भी आपको पता है कि मैथ का ही पार्ट है। डिफरेंशिएशन है और डिफरेंस इक्वेशंस हैं। डिफरेंस इक्वेशंस ये भी आपको बहुत मज़े के साथ में पढ़ाऊंगा। ये तीनों यूनिट के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया हूँ। इसके अलावा मैं आपको पहला चैप्टर पहली यूनिट का पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। रटा रटाया करने से काम नहीं बनेगा। आपने एक चेन रूल पढ़ा हुआ, उसी चेन रूल से इसकी शुरुआत होती है। जो चेन रूल आपने 11th-12th में पढ़ा, वो चेन रूल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको चेन रूल फॉर मल्टीवेरिएट फंक्शंस के लिए, जो कि आपके बुक में दिया नहीं है, सीधा डायरेक्ट यूज किया है। इसको मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जो कई टीचर्स के वीडियोज देखते होंगे, वो डायरेक्ट यूज करके बता रहे हैं, क्योंकि उनको हो सकता पता भी हो और हो भी सकता है ना भी पता हो। तो मैं आपको पता करवा ही देता हूँ। इसमें क्या होता है, एफ इज फंक्शन ऑफ x एंड y, या आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो हम इसको z बना देते हैं, जिससे कि आप और आसानी से समझें। इफ z इज फंक्शन ऑफ x y एंड x is function of t1, t2 and y is also function of t1, t2 हो जाए। या एक काम करते हैं, पहले t1, t2 न करके सिर्फ t का फंक्शन कर देते हैं। दिस इज फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t कर देते हैं। देखिए बच्चों, z इज फंक्शन ऑफ x y एंड x y बोथ आर फंक्शन ऑफ t, देन z is called a composite function। इसको बोलते हैं composite function of t। तो उस स्थिति में आप डिफरेंशियल करना चाहते हैं z का विथ रेस्पेक्ट टू t, तो z का डिफरेंशियल t में डायरेक्ट नहीं होगा, पहले z का x और y में होगा। तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा x लिख दीजिए, डेल्टा z अपॉन डेल्टा y, क्योंकि z जो है दो ही वेरिएबल का फंक्शन है, x और y का, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव होगा। लेकिन x डायरेक्ट फंक्शन t का है, तो यहाँ बन गया dx अपॉन dt, और y डायरेक्ट t का फंक्शन है, तो dy अपॉन dt। इसको बोलते हैं चेन रूल। ये बना एक फार्मूला बताया मल्टीवेरिएट कैलकुलस का। यहीं से मैक्सिमा मिनिमा शुरू हुआ है। बिना इसको जाने आप ठीक से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए 5 मिनट का टाइम लेकर ये बता रहा हूं मैं आपको। नंबर 2, इफ z इज फंक्शन ऑफ x, y एंड x इज फंक्शन ऑफ t1, t2, y इज फंक्शन ऑफ t1, t2 हो जाए। अब देखना, z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल t1 एंड t2 हुआ है, इसलिए अब dz अपॉन dt नहीं आएगा, यहाँ पर डेल्टा z अपॉन डेल्टा t1 आएगा। ये भी शायद आपने सेकंड सेमेस्टर में कुछ पढ़ा होगा, शायद। अब पढ़ा होगा तो आपको याद क्यों होगा, आप ऐसा गलती तो करेंगे नहीं। डेल्टा z बाई डेल्टा t1 करना है, तो डेल्टा z बाई डेल्टा x कर दीजिए, डेल्टा z अपॉन डेल्टा y कर दीजिए। अब x को डिफरेंशियल कर दीजिए कहाँ पर, t1 में, और y को डिफरेंशियल कर दीजिए t1 में। देख लीजिए बच्चों, यहाँ t1 था तो t1 एंड t1 आ गया। इसी प्रकार से z को यदि t2 में डिफरेंशियल करना है, तो पहले तो z का x में कर दीजिए, फिर x का कर दीजिए जाकर t2 में, एंड डेल्टा z अपॉन डेल्टा y एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा t2। ये बच्चों मल्टीवेरिएट कैलकुलस 2 मिनट के लिए आपको पढ़ाया। पहले ही टॉपिक में इसका यूज होगा, कैसे यूज होगा मैं आपको अभी तुरंत बताने वाला हूँ। ओके बच्चों,
आगे चलिए इसका नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, नहीं रब करते हैं, बीच में आपको दिखा भी देंगे। तो इफ ऐसा हो जाए z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए एंड y इज फंक्शन ऑफ x हो जाए, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट इसी का यूज हो रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए y फंक्शन ऑफ x हो रहा है, z इक्वल टू कांस्टेंट है, तो पहले टोटल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं dz। तो z का डिफरेंशियल पहले तो x में होगा, फिर x का डिफरेंशियल x में होगा क्योंकि y फंक्शन ऑफ x है, फिर z का डिफरेंशियल y में होगा और y का डिफरेंशियल x में होगा, तो dy बाई dx आएगा क्योंकि y सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। यहाँ भी चाहते तो इसको dx अपॉन dx लिख दीजिए, लेकिन dz की वैल्यू 0 है क्योंकि z इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, तो dz का डिफरेंशियल 0 है, इसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव किया गया बच्चों, इसका नाम है टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव्स। कई टीचर्स यहीं पर अपनी कलम बंद कर लेते हैं और बच्चों को कंफ्यूजन अपना क्रिएट कर देते हैं। 0 इक्वल टू डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स है। जेड फंक्शन लिखा है तो x में जो डिफरेंशियल होता है उसको f1 डैश बोलते हैं बच्चों, और z का जो y में होता है उसको बोलते हैं f2 डैश। डैश ना भी लगाओ, कुछ लोग डैश नहीं भी लगाते हैं। तो यही क्या बन गया बच्चों, dy बाई dx की वैल्यू बन जाती है माइनस f1 डैश एक्स वाई अपान f2 डैश एक्स वाई। उम्मीद कर रहा हूँ समझ चुके हैं। ये dy बाई dx की वैल्यू होती है f1 डैश एक्स वाई अपान f2 डैश एक्स वाई निगेटिव के साथ में। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। आपके पहले ही लेसन में पहली जगह इसी को यूज किया है, विदाउट सॉल्व किए डायरेक्ट यूज कर दिया है, इसलिए मैंने बच्चों आपको इसे समझा दिया है। अब मैं आगे की ओर चलूँगा और टू द पॉइंट आपके बुक में आ रहा हूँ। आप अपनी बुक को खोलेंगे, जिन्होंने रीडिंग लिया हुआ है या जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक खरीदा हुआ है वो भी देखेंगे। पहला ही 18.1 में लिखा है टू वेरिएबल वन इक्वलिटी कांस्टेंट। देखें 18.1 टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स का फंक्शन है एंड वन इनइक्वलिटी, एक वन इक्वलिटी लिखा हुआ, वन इक्वलिटी कांस्टेंट इक्वल है, वन इक्वलिटी कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट लगा हुआ है। यहां पर क्या बोल रहा है बच्चों, मैक्सिमाइज करना है आपको, किसको, फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई को, और सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। देख रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा हुआ है बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा हुआ है। तो अभी हमने बताया था जब इससे dy बाई dx निकालते हैं, जब इससे dy बाई dx निकालोगे तो माइनस ऑफ g1 डैश एक्स कामा वाई अपॉन g2 डैश एक्स कामा वाई बनेगा, और जब इससे dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस f1 डैश एक्स कामा वाई अपॉन f2 डैश एक्स कामा वाई बनता है। ये दोनों का डेरिवेटिव करके हमने बताया हुआ है, इससे dy बाई dx की वैल्यू ये बन जाएगी और उससे dy बाई dx की वैल्यू ये बन जाएगी। अब इसको देखिए बच्चों, टू वेरिएबल्स वन इक्वलिटी कांस्टेंट के अंदर किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करेंगे वो उसके लिए मैं आपको रूल बता रहा हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग रूल, दोनों dy बाई dx को इक्वल कर देंगे, माइनस g1 डैश एक्स कामा वाई अपान g2 डैश एक्स कामा वाई को इक्वल कर देंगे माइनस f1 डैश एक्स कामा वाई अपान f2 डैश एक्स कामा वाई। माइनस से माइनस को हटा देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और इससे एक कंडीशन बन जाएगी g1 डैश एक्स कामा वाई अपान g2 डैश एक्स कामा वाई इक्वल टू f1 डैश एक्स कामा वाई
अपॉन F2 डैश x कामा वाई, ये एक कंडीशन बनेगी। इसी कंडीशन का यूज करके हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे कि x और y की ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी, किस पॉइंट पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, मतलब किस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। एक क्वेश्चन इसका बता रहा हूं बच्चों, फिर इसके बाद लैग्रांजेज मल्टीप्लायर मेथड बताऊंगा। असली चीज वही है, लैग्रांजेज मल्टीप्लायर मेथड। लैग्रांजियन एक लैग्रांजेज जो है एक मैथमेटिशियन है जिसने इस चीज को डिफाइन किया है, इसलिए उसका नाम लैग्रांजेज मल्टीप्लायर मेथड बोलते हैं। ओके बच्चों, अब इसको तो मैं इसको रब कर देता हूं और एक क्वेश्चन से करके आपको सिखा रहा हूं कि कैसे इनको आप करेंगे। तो देखें, पहला ही जो क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये लिखा फाइंड द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये एग्जाम्पल नंबर 18.1 लिख रहा हूं बच्चों। ये कह रहा हूं मैक्सिमाइज करना है आपको, किसको, fxy को, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है, g ऑफ xy इक्वल टू m। हियर fxy की वैल्यू क्या गिवन है, fxy की वैल्यू गिवन है xy, x इंटू वाई, एंड g ऑफ xy की वैल्यू गिवन है x 2x प्लस वाई। इसको m के इक्वल लेना है और अपनी मेथड से लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ओके बच्चों, इसका सलूशन देखिए, आप हमें f1 डैश बता दीजिए। f1 डैश फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये y आएगा। इसी प्रकार से f2 डैश y में डिफरेंशियल करेंगे तो ये x आएगा। यहाँ पर g1 डैश करेंगे x में पार्शियल डेरिवेटिव तो 2 आएगा, और g2 डैश करेंगे x कामा y लिखेंगे। यहाँ पर इसको x कामा y लिखोगे क्योंकि फंक्शन तो दो वेरिएबल का ही हमेशा रहेगा, तो इसको लिख दीजिए x कामा y, g2 डैश x कामा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, 1 आ गया है। और अब अपनी कंडीशन में चली जाइए। नाउ f1 डैश x कामा y अपान f2 डैश x कामा y इक्वल टू g1 डैश x कामा y अपान g2 डैश x कामा y कर दीजिए बच्चों। तो क्या बन रहा है, y अपान x इक्वल टू 2 अपान 1। इसका मतलब है y की वैल्यू 2x है। ये एक इक्वेशन मिल गया है आपको, बट वहाँ पर गिवन था, बट है 2x प्लस वाई की वैल्यू m गिवन है। ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट वाली कंडीशन है। y को 2x यहाँ पर पुट कर दीजिए, मीन्स 2x प्लस 2x इक्वल टू m है। दिस इम्प्लाइज दैट 4x की वैल्यू m है, मीन्स x की वैल्यू m अपान 4 होनी चाहिए बच्चों। तो y तो 2x है, मीन्स y को 2x, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m बाई 2 होना चाहिए, मीन्स x इक्वल टू m बाई 4 और y इक्वल टू m बाई 2 पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। इसको मैक्सिमाइज करना था फंक्शन को, मतलब फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा जब x की वैल्यू m बाई 4 और y की वैल्यू m बाई 2 हो जाएगी। यही आपको सॉल्व करना था और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की निकालनी है। तो यहाँ से मैक्सिमम ऑफ fxy निकाल सकते हैं। नाउ मैक्सिमम ऑफ fxy इक्वल टू xy एट x इक्वल टू कितना है बच्चों, m बाई 4 एंड y इक्वल टू m बाई 2 पर इसकी वैल्यू m बाई 4 इंटू m बाई 2 बन जाएगी, ये m स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। ये वैल्यू मैक्सिमम ऑफ fxy की वैल्यू बन जाएगी। xy की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ये xy की वैल्यू इतनी बन जाएगी। इस प्रकार से आपको हमने इसको निकाल के बताया है। एक रास्ता हमारे पास में और भी है जहाँ से इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, x की वैल्यू m बाई 4 और y की वैल्यू m बाई 2 आई हुई है। दूसरा रास्ता निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको इसी को। यहाँ से देखिए, आपके पास में ये लिखा था 2x प्लस वाई की वैल्यू m लिखी हुई है, तो इसको 1 वेरिएबल का कन्वर्ट कर दें 2 वेरिएबल से। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू m माइनस 2x,
तो जो फंक्शन बना हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स तो है ही है, वाई की वैल्यू m माइनस 2x कर दिया जाए, यही बन जाएगा mx माइनस 2x स्क्वायर। अब ये केवल फंक्शन ऑफ x बन गया है, यहाँ से y हट गया है। और आपको पता है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए, फॉर मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स के लिए एफ डैश एक्स शुड बी 0। तो इसका मतलब है बच्चों x का डिफरेंशियल किया तो m माइनस 4x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू m/4। यहाँ से भी ये निकल के आ गया है, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होगा कि इसको वन वेरिएबल पे ले आएँ, तो आपको हमने वो मेथड बताया हुआ है। अब इसी प्रकार से इसको देखिए, y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू निकाल के आपको बता रहा हूँ। y की वैल्यू क्या लिखी हुई थी, y इक्वल टू m माइनस 2x, m माइनस 2, x की वैल्यू देखिए m/4 आ गई है, तो ये बन गया m माइनस m/2 इक्वल टू m/2। पहले भी y की वैल्यू m/2 ही आ रही थी। इस प्रकार से x इक्वल टू m/4 एंड y इक्वल टू m/2 पर इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा बच्चों। तो जब वन कांस्टेंट होता है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल कर पुट कर दें और फंक्शन को केवल एक सिंगल वेरिएबल का बना लें। लेकिन आपको पढ़ना यहाँ पर ये नहीं है, पढ़ना यही है कि आपका यहाँ पर मल्टी वेरिएट ऑप्टिमाइजेशन है, तो मल्टी वेरिएट वाली प्रोसेस लगा के इसको करना है। उम्मीद कर रहा हूँ इसको समझ गए हैं। अब मैं आपको लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड समझा रहा हूँ, हाउ कैन वी फाइंड ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन बाय यूजिंग द लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड इन द when we are studying the maximization or optimization of the multivariate function under the Lagrange's multiplier method, it is also possible that one constant given or two constant given or three constants given, ऐसा भी हो सकता है कि एक कांस्टेंट हो, दो कांस्टेंट हो, थ्री कांस्टेंट हो। आपके सिलेबस में दो से ज़्यादा कांस्टेंट नहीं मिलने वाले हैं, तो उसको मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। ओके बच्चों, now we will discuss Lagrange's multiplier method, Lagrange's multiplier method, Lagrange's multiplier method। मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन को लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको वन कांस्टेंट वाला बता रहा हूँ, वन कांस्टेंट वाला बता रहा हूँ। देखिए आपके सामने या तो मैक्सिमाइजेशन होगा या तो मिनिमाइजेशन होगा, एक ही साथ में लिख रहा हूँ, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन एक्स वाई का। यहाँ पर पहले मैं टू वेरिएबल का बता रहा हूँ, सब्जेक्ट टू, ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लिखा है कि जी एक्स वाई की वैल्यू सी होगी। इस कांस्टेंट के अंदर इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप में आपको लैग्रांजेस फंक्शन डिफाइन करने पड़ेगा। लैग्रांजियन फंक्शन डिफाइन करोगे तो क्या फंक्शन डिफाइन करोगे, पहले जो फंक्शन गिवन है उसी को लिख लोगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख लेंगे, माइनस एक लैग्रांजेस मल्टीप्लायर होता है, इसको बोलते हैं लेमडा, और यहाँ लिख देंगे जी एक्स वाई माइनस सी और इसको नंबर 1 डाल देंगे। ये कहलाता है बच्चों लैग्रांजियन फंक्शन बोलते हैं इसको, लैग्रांजियन फंक्शन इसको बोलते हैं। इसके बाद में आपको दो कंडीशन दिखी हुई हैं, वो कहाँ से आ रही हैं उनको भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए नंबर 2, हमने बताया कि जब भी कोई फंक्शन है मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो तो उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए यदि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने पाएँ तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या बनेगा बच्चों कि L1 डैश एक्स कामा वाई शुड बी 0,
अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x मीन्स f1 डैश x कामा वाई माइनस लेमडा एंड g1 डैश x कामा वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से एक कंडीशन निकलेगी f1 डैश x कामा वाई इक्वल टू लेमडा g1 डैश x कामा वाई, ये कंडीशन ये निकलेगी। सिमिलरली जब इसको y में डिफरेंशियल करेंगे तो दूसरी कंडीशन निकल के आएगी f2 डैश x कामा वाई इक्वल टू लेमडा एंड g2 डैश x कामा वाई। ये दो कंडीशन हो चुकी हैं और तीसरी कंडीशन दी हुई थी g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल देंगे। आपकी बुक में डिफरेंशियल नहीं किया हुआ, डायरेक्ट लिख करके बता रहा है f1 डैश एक्स वाई इक्वल टू इतना, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है कि यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये ज़रूरी है, नेसेसरी कंडीशन है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी 0। तो एक बार हमने लैग्रांजियन फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया इक्वल टू 0 किया तो ये कंडीशन मिली है, जिसको y के रिस्पेक्ट में करते तो दूसरी कंडीशन मिलती, और तीसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है। इन तीनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट या उन्हीं को बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। एक क्वेश्चन करके बच्चों मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो जो आप कहेंगे, और एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार में आपको समझ में आएगा मैं आपको बहुत ही बढ़िया समझाऊंगा। आज से नहीं, आज 25 वर्ष से यही काम कर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई कॉलेज नहीं बचा। SRCC से 2004-05 तक में कैप आती थी फुल बच्चों की, और हमसे मैथमेटिक्स पढ़ करके जाते थे। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के, BCom ऑनर्स के, स्टीफन से बच्चे आए, हिंदू, राम जैसा ऐसा कोई कॉलेज बचा ही नहीं है, लेडी श्री राम। तो आप सभी बच्चों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा डेमो लेक्चर देखिए, एक बार, दो बार देखिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सारे लेक्चर देखिए। माई सेल्फ मैथमेटिशियन हमारे चैनल में आपको वीडियो मिलेंगे जहां मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ा रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के वीडियो लेक्चर मिलेंगे। बहुत ढेर सारे टीचर कहते हैं वी आर आल्सो टेकिंग क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। उनके चैनल में उनका पढ़ाया हुआ एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। ज़्यादातर टीचर्स जो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं, वो मैथमेटिशियन है ही नहीं हैं। मैथ्स के फंक्शन तक की डेफिनीशन नहीं जानते हैं, रैंडम वेरिएबल गड़बड़ करते हैं। कोई BCom किया हुआ, कोई कुछ किया, कोई BTech किया हुआ है। तो आप पहले देख लें कैसा टीचर है, आपको सही नॉलेज जहाँ पर मिलता है वहाँ से लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं मैथमेटिशियन हूँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स के सारे पेपर पढ़ाता हूँ, स्टैटिस्टिक्स के पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पूरा बहुत बढ़िया बताऊँगा। पहली बार मैं सोशल मीडिया पर आए, इसलिए आप हमें नहीं जान रहे थे, लोग बाग नहीं जान रहे थे। अब आप लोग हमें जानेंगे, हमसे पढ़ेंगे, डेमो लेंगे। 2 डेमो 3 डेमो फ्री हैं, आप आइए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, हाइब्रिड पढ़िए, बहुत बढ़िया नॉलेज आपको दिया जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए। इसी लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड का यूज करके बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा। आपके बुक का ही क्वेश्चन दे रहा हूं, 18.3 क्वेश्चन है, जो पीछे लिखा था उसी को बता रहा हूं मैं। जो पिछला एग्जाम्पल था जहां लिखा था मैक्सिमाइज करना था fxy को, और सब्जेक्ट टू लिखा था g ऑफ xy इक्वल टू m। हेयर fxy की वैल्यू क्या लिखी थी, x इंटू वाई, और gxy की वैल्यू क्या लिखी हुई थी, 2x प्लस वाई। gxy इक्वल टू लिखा था 2x प्लस वाई, जिसकी वैल्यू m के बराबर थी। यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, जब सलूशन करेंगे तो सबसे पहले जैसे लैग्रांजेज मल्टीप्लायर फंक्शन बनाया था, वो लैग्रांजियन फंक्शन बनाइए। क्या लिखा था हमने, fxy माइनस लेमडा करके gxy माइनस c की वैल्यू यहाँ m है, ये बना देना। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिया जाए, xy माइनस लेमडा और 2x प्लस वाई माइनस m, ये लैग्रांजियन फंक्शन आप बना दीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़ जाइए।
यदि आपको कंडीशन मालूम हो ना मालूम हो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फॉर ऑप्टिमल के लिए मैक्सिमा भी ऑप्टिमल में आ जाता है। ऑप्टिमलिटी ऑफ fxy के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? L1 डैश xy 0, L2 डैश xy इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूँ कोई वहाँ याद इक्वेशन मत याद करिए, ये ध्यान रखिए। अब x में डेरिवेटिव किया तो ये बन गया y, x में डेरिवेटिव किया तो 2 बन गया, 2 लैम्डा 0 होगा। यहाँ से किया y में डेरिवेटिव तो x बन गया माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कंडीशन आ रही बच्चों? y इक्वल टू 2 लैम्डा और यहाँ से आ रहा है x इक्वल टू लैम्डा। अब x और y दोनों की वैल्यू मिल गई तो आप अपने कांस्टेंट में रख दीजिए। कांस्टेंट क्या था? सिंस 2x प्लस y की वैल्यू m थी। देखिए 2x की वैल्यू कितनी है? लैम्डा। y की वैल्यू कितनी है? 2 लैम्डा इक्वल टू m। मीन्स 4 लैम्डा की वैल्यू m है। मीन्स लैम्डा की वैल्यू m/4 है। और लैम्डा किसको लिखे थे? x को। इसका मतलब है बच्चों कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? x इक्वल टू m/4, यही तो लैम्डा था। y इक्वल टू 2 लैम्डा मतलब 2m/4 इक्वल टू m/2। इस प्रकार से इसके स्टेशनरी पॉइंट जो आए हैं एक्स वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू m/4 है और y की वैल्यू m/2 है। यही सलूशन पीछे भी निकाला था कि x की वैल्यू होनी चाहिए m/4 और y की वैल्यू होनी चाहिए m/2। यही सलूशन पीछे निकला था। तो ये आपका लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपके बुक का बता दिया हमने। x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए और y की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आपके बुक में दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है fxy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू कंडीशन gxy दिया हुआ है। सेम चीज़ वहाँ भी अप्लाई करेंगे लैग्रांज मल्टीप्लायर और उसको भी सॉल्व करेंगे। आज का ये पहला लेक्चर था आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। आज इतना ही पढ़ा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इसको देखें, समझें, हमसे कांटेक्ट करें। नेक्स्ट क्लासेस के लिए वीडियो लेक्चर को बढ़िया देख लें, एक बार 2 बार दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मैसेज करें, हम आपको एडमिशन देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, नमस्कार।